सांसगी का ताल्लुक इंसान के गले से शुरू होता है। ट्रांसफर भी इसके अंदर शामिल है, एपिग्लोट्स भी इसके अंदर शामिल है और सांस की नालियाँ भी इसके अंदर शामिल है। और जहाँ पे फिर ये सारी हवा हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है और वहाँ पे अपना जो ऑक्सीजन लेकर ब्लड को वॉश करती है, साफ करती है, प्योरीफाई करती है और फिर ये दोबारा जिस्म के अंदर जो है ये कुव्वत और तवानाई ये मुहैया करती है। फेफड़े इंसान की ज़िंदगी के लिए वही काम करते हैं जो किसी गाड़ी के लिए रेडिएटर का काम होता है। अगर रेडिएटर उसका दुरुस्त है तो सारे फंक्शन उसके दुरुस्त है, अगर वो ठीक नहीं तो उसकी गाड़ी भी ठीक नहीं। तो इस तरह इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने निज़ाम तनफ़्फ़ुस को रखा है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अफादियत है और ये अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा करिश्मा है। जब इंसान सांस लेता है तो सबसे पहले उसके रथने दोनों जो हैं ये काम करते हैं, इसमें से एयर जो है वो अंदर जाती है और उस एयर को पाक साफ करने के लिए अल्लाह ताला ने नाक के अंदर बालों को उगाया है ताकि बाहर से गर्दा जो है वो तिनके जो है वो या कोई खशोखशात इस तरह की चीज़ें नाक में से होकर ट्रैकिया के अंदर ना जाएं और फिर वहाँ से फेफड़ों के अंदर ना चली जाएं। लेकिन अगर फिर भी जाती हैं तो अल्लाह ताला ने इतनी पावर हमारे लंग्स को दी है कि वो मामूली चीज़ों से मुतासर नहीं होता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, एजड आदमी हो गया है या कोई उसको ऐसा मर्ज लायक है, ट्यूबरक्लोसिस का है, सिल का है या वो उसको इन्फेक्शन है एलर्जी की, तो उस वजह से तो मुतासर होना ही होता है। लेकिन सारे जब ये नाक में से हवा गुजर कर गले के अंदर जाती है और दोनों ट्रांसफर उसके सपोर्ट करके उसको हवा की नाली के अंदर धकेलती है और फिर वो फेफड़ों के अंदर चले जाती है। और जब फेफड़ों के अंदर कोई तब्दीली हो जाती है, कोई बीमारी पैदा हो जाती है, इन्फेक्शन आ जाती है, तो उसके नतीजे में ब्रेंकियल वेनें जो हैं वो इन्फेक्शन होने की वजह से, सोज होने की वजह से नालियाँ तंग होती हैं, जिसकी वजह से हवा फेफड़ों के अंदर जाती है तो और फेफड़ों को जोर लगा के प्रेशर देकर उसको बाहर निकालना पड़ता है, जिसके नतीजे में खांसी होना शुरू हो जाती है। और खांसी की मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ टाइप की खांसी होती है। उसमें से सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो खांसी है ये एक सिंपल चीज़ है, लेकिन एक खांसी जो है वो ड्राई है और एक विंटर है और कार्डियल खांसी भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये खांसी के मुताबिक हैं। और ये खांसी ड्राई जो होती है इसके अंदर मुसलसल खांसी होती है, हल्की हल्की, इसके साथ हल्का सा टेम्परेचर हो सकता है, हार्ट बीट जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और सर में कभी कभार दर्द होना शुरू हो जाती है। और जब मौसम तब्दील होता है तो अब चूँकि गर्मी से हम सर्दी के अंदर आए हैं तो इसके आने के साथ ही हमारा जो अंदरूनी कैफियत है वो कुछ और है, माहौल की जो मामला है वो कुछ और है। जब हम गर्मी से सर्दी के अंदर आएंगे तो बारिश होने से पहले पहले हमारे लंग्स के अंदर हल्की सी खुश्की पैदा होगी, इन्फेक्शन पैदा होगी, जिसकी वजह से खुशक खांसी होना शुरू हो जाती है, उसको ड्राई कफ कहते हैं। और अब इस खुशक खांसी के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना है कि हमने फौरी तौर पर जो गर्मियों के अंदर हम सर्द पानी पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं या वो और ठंडी चीज़ें खाते हैं, इसको फ़ौरन हमने चेंज कर देना, इसको छोड़ देना है। इसकी जगह पर बगैर किसी खर्च किए अगर हम गर्म पानी को इस्तेमाल करेंगे तो आपके लंग्स जो हैं गर्मियों के अंदर जो उन्होंने पावर ली है वो अपनी पावर को बहाल रखेंगे। तो दूसरी बात यह है कि अगर खांसी आ गई है तो इसके अंदर हमने कौन कौन सी मेडिसिन होम्योपैथी की ड्राई खांसी के अंदर हमने इस्तेमाल करनी है। इसमें सबसे पहले हमने देखना है ब्रायोनिया। इसकी जो अलामत है इसको 30 ताकत में आपने इस्तेमाल करना है। ऐसा मरीज जिसको खुशक खांसी हो, प्यास बार बार लगे, पानी पीने के बावजूद उसकी प्यास खत्म ना हो, होंठ की खुश्की दूर ना हो, गले की खुश्की दूर ना हो, उसको कब्ज की शिद्दत की हो और खांसी करने से सर के अंदर दर्द भी हो, उसको हम ब्रायोनिया 30 के अंदर 2 वक्त इस्तेमाल करवाएंगे। इसके साथ अगर खांसी है, उसके खुशक नहीं है, होंठ खुशक नहीं होते, खांसी करने से उसके गले में दर्द होती है, सीने में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, तो हम ब्रायोनिया की जगह पे उसको बेलाडोना 30 में अप्लाई करवाएंगे। बेलाडोना की मेन अलामत सर में दर्द है, गले में दर्द है और साथ सीने में दर्द है। इसके साथ हल्का सा टेम्परेचर भी आ सकता है, लेकिन ब्रायोनिया के अंदर बुखार नहीं। ब्रायोनिया के अंदर प्यास है, बेलाडोना के अंदर प्यास नहीं, यहाँ पे दर्द है और टेम्परेचर है। ये इन दोनों के दरमियान हमने फर्क को समझना है। और तीसरे नंबर पर आती है आर्सेनिक एल्बम। इसका जो मरीज है ना वो बहुत ज्यादा बेचैन होता है, बार बार प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है,
थोड़ा पानी पीने से भी प्यास खत्म नहीं होती। अब इसमें भी प्यास मौजूद है, ब्रायोनिया के अंदर भी प्यास मौजूद है। अब इन दोनों में हमने डिफर किस तरह करना है? ब्रायोनिया के अंदर बेचैनी नहीं है, आर्सेनिकम के अंदर बेचैनी। ब्रायोनिया की खांसी तब तक होगी जब तक मरीज सोया नहीं, जागते उसको खांसी होगी। जब सो जाएगा तो खांसी उसको नहीं होगी। अगर सोने की हालत में खांसी होती है तो उसका मतलब ये कि उसको ब्रायोनिया इस्तेमाल होगा। आर्सेनिक एल्बम के अंदर प्यास भी है, खुशबी की भी है और बेचैनी भी है। दिन के वक्त खांसी थोड़ी होती है, लेकिन जब ही रात का पिछला पैर होता है जिसको हम तहज्जुद का टाइम कहते हैं, 1/4 हिस्सा शुरू होता है, तो 1 से 1.5 बजे तक आर्सेनिक एल्बम की खांसी शुरू हो जाती है। ये 3 चीजें हैं और चौथी मेडिसिन है ड्रूसरा, 30 ताकत। ड्रूसरा उस्ताद मोहतरम सुहेल मुगल साहब थे हमारे, उन्होंने कहा कि ये जो ड्रूसरा की डी है, इसको समझने के लिए बस इस डी को अपने जहन में रखें कि डॉग जब बोलता है तो किस तरह बोलता है। अगर खांसी करने से डॉगी जैसी आवाज़ पैदा होती है तो बिला तरद्दुद आप उसको ड्रूसरा, गर्मी में, मौसम की तब्दीली में, मौसम की खुशबू के में ड्रूसरा जब आप तब्दील कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो ड्राई कफ है, मौसम के तब्दील होने पर, ये 4 चीज़ें हम इसको इस्तेमाल करें। नंबर 2 है हमारी विंटर कफ, ठंडी। जब हवा ठंडी हो गई तो खांसी शुरू हो गई। अब चूंकि दिन गर्म है और रातें ठंडी, सुबह भी सर्दी है, रात को भी सर्दी है, लेकिन सारा दिन गर्म है। अब इसमें आएगी रिस्टार्स 30। अब रिस्टार्स के अंदर भी बेचैनी है और आर्सेनिकम एल्बम के अंदर भी बेचैनी है। अब इन दोनों की बेचैनी क्या है? रिस्टार्स का मरीज 10 मिनट लेटेगा, फिर अपनी करवट बदलेगा, लेकिन आर्सेनिकम एल्बम का मरीज हर 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद अपनी कैफियत को चेंज करेगा। है दोनों में बेचैनी है। ये पल पल में अपनी करवट बदलेगा और ये आधे घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद अपनी करवट को बदलेगा। जब इस बदलती हुई कैफियत में खांसी है, दिन के वक्त ठंडक है, गर्मी है और रात को सर्दी है, तो रिस्टार्स को हम इस्तेमाल करें। अब जब मौसम खत्म हो गया, बारिश हो गई, ये सीजन खत्म हो गया, बारिश आ गई, तो बारिश के साथ ही टेम्परेचर भी चेंज हो गया और उसके साथ एयर के अंदर नमी ज्यादा हो। जब हवा के अंदर नमी ज्यादा होती है तो लामहला जब के ऊपर ये असरार मुरतब होते हैं कि उस ठंडक की वजह से ब्रेन वो थोड़ी सी लूज हो जाती है। उनके लूज होने के साथ ही कुछ तो नमी हवा के अंदर और कुछ लंग्स का फंक्शन जो है वो कम होता है, जिस वजह से प्रेशर के साथ इंसान को अपने सांस को बाहर धकेलना पड़ता है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो रिस्टार्स के बाद दलका मारा, दलका मारा जो है, जब बारिश हो जाए तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर बारिश नहीं होती, बारिश से पहले पहले ड्रूसरा, ब्रायोनिया, बेलाडोना, आर्सेनिक, इन 4 में से आप किसी एक को आजमा सकते हैं। जब बारिश हो गई तो ये 2 चीजें हमारे सामने आ जाएंगी, लेकिन इन दोनों चीजों में इंसान के फेफड़ों से बलगम नहीं आएगी, खांसी जरूर होगी। जब बलगम आनी शुरू हो जाएगी तो फिर आगे उसका मामला जो बनेगा वो ये है कि बलगम जो है, हमारा म्यूकस जो आ रहा है लंग से, उसकी मिकदार कितनी है उसको चेक करना है और उसका रंग देखना कैसा है, फिर उसकी कैफियत को देखना है कि वो कैसी है, पतली है या कि गाढ़ी है। अगर बलगम ज्यादा है तो इसके अंदर एंटम टार्ट है, आसानी के साथ बलगम बनती भी है और निकलती भी है। और ये खासकर मेडिसिन एंटम टार्ट छोटे मासूम बच्चे जो नौज़ायदा होते हैं उनमें और बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। क्यों कि एंटम टार्ट उस मरीज की दवाई है कि जो खांसी करे और उसके फेफड़ों में इतनी पावर नहीं कि वो बलगम को बाहर धकेल सके, वो अंदर ही अंदर आवाज़ें पैदा होती रहती हैं। बच्चा भी नहीं निकाल सकता और ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं निकाल सकता, खुसूसन जो स्मोकर किस्म के लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम आता है। एंटम टार्ट, दूसरा मरीज ये एंटम टार्ट का आते ही कहेगा यार जो मैं खाता हूँ वो सारी बलगम ही बनती है, मेरा खून नहीं बनता।
जब वो ये बात कहेगा तो ये ऑथेंटिक बात है कि डॉक्टर क्लार्क ने और डॉक्टर बोरक ने इसको वाजे किया कि जब मरीज ये बात कहे कि हाँ जो मैं चीज़ खाता हूँ वही बलगम बन जाती है तो उसके लिए एक केस था पिछले साल सर्दियों के अंदर डॉक्टर जावेद साहब के यहाँ एक छोटा बच्चा था जो कि यहाँ के स्पेशलिस्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया था कि इसको लाहौर शिफ्ट कर दिया, इसका हमारे पास इलाज नहीं। 6-7 दिन उसने एंटीबायोटिक देने के बाद वापस उठाया तो डॉक्टर साहब ने मेरे साथ कंसल्ट किया। मैंने कहा जी सर इसको एंटम टार्क 30 में दे। यकीन जानिए डॉक्टर साहब बैठे हुए ओनली 2 डोज के बाद बच्चा अगले दिन वो बच्चा नहीं था जो यहाँ से लेकर वापस गए थे। बेशक आगे बलगम ज़्यादा है तो एंटम टार्क है, उसकी मिकदार अगर कम है तो इसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे एपिकाकोना, एपिकाक जिसको आम अल्फाज में बोलते हैं। अब इसकी अलामत क्या है एपिकाक की कि यहाँ बलगम कम है लेकिन आवाज़ उसी तरह आएगी जिस तरह आवाज़ एंटम टार्क की। अब आवाज़ वही है लेकिन मिकदार वो नहीं। ये चीज़ आपने देखी है कि अगर एक मरीज आसानी के साथ बलगम निकालता है तो उसको एपिकाक की जरूरत नहीं, उसको जरूरत है तो एंटम टार्क की। अगर आवाज़ पैदा हो रही है उसके लंग्स के अंदर लेकिन बलगम नहीं निकलती और खांसी करते करते कभी कभार मतली हो जाती है और मतली करने के बाद कई बार आखिर में जाके वो बड़ी कै भी कर देता है। ऐसी खांसी के अंदर जहाँ पे मतली और कै मौजूद हो वहाँ पे हम एपिकाक को इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बड़ी बात डॉक्टर काशीराम एपिकाक के बारे में लिखता है कि अगर कोई मरीज आपके पास दमे का आता है तो आप उसको बजाय अमाइनोफाइलिन लगाने के या कोई और एलोपैथी मेडिसिन देने से आप फौरी तौर पर अगर उसको एपिकाक 30 में 1 घंटे के अंदर 5 से 6 डोज इस्तेमाल करेंगे तो ठीक अगले घंटे के बाद मरीज जो है वो आसानी के अंदर लौट आ जाए। एपिकाक जब मिकदार कम हो लेकिन आवाज़ पैदा हो। आगे है उसकी रंगत। रंगत अगर सब्ज है पतली है और जुबान के ऊपर सफेदी है तो इसके लिए दवाई है काली मेवा। ये बायोकेमिक में भी अगर बायोकेमिक में देंगे 6x में 12x में देंगे तो फिर इसको गर्म पानी के साथ देना है और अगर वैसे इस्तेमाल करना तो फिर इसको 30 में सुबह शाम देना। ये तब है कि जब बलगम सफ़ेद होगी पतली होगी ये तब इस्तेमाल होगी। अब अगर यही रंग सब्जी की जगह पे आपको आ गया पीले रंग में, अगर औरत है तो उसको आप पल्साटिला यूज करवाएंगे और अगर मर्द है हल्की फुल्की गले के अंदर उसके प्रॉब्लम आ रही है खांसी करने के साथ फिर उसको हेपरसल्फ इस्तेमाल। और हेपरसल्फ की बड़ी एक अलामत है कि जब मरीज अपने कमरे से बाहर निकलेगा तो उसको खांसी होगी। अगर उसने कंबल लिहाफ रजाई ऊपर लिया हुआ है जब वो अपने मुंह से उतारेगा तो फौरन उसकी खांसी का दौरा शुरू हो जाएगा। ये एक मेन अलामत है। जो अलामतें भी कपड़ा लेने से कम हो जाएं हटाने से ज़्यादा हो जाएं वो हेपरसल्फ है और सर्जरी के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है। आफ्टर ऑपरेट जो जख्म हील नहीं होते उनके लिए हेपरसल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसकी हेल्पर जो है वो सलेशिया है। लेकिन सलेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है और जितनी अच्छी मेडिसिन है सलेशिया उतनी ये खतरनाक भी है। जिस खानदान के अंदर टीबी का केस मौजूद हो, सिर दमे का मरीज मौजूद हो तो उसको कतई सलेशिया को इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि जब ये लंग्स के अंदर जाएगी तो फौरी तौर पर जितनी म्यूकस वहाँ पे बलगम होगी उसको पुल करके और ज़्यादा मिकदार बढ़ा के बाहर निकालेगी। अगर निकला ही तो ठीक, वरना दूसरी सूरत बंदे की डेथ होने का इम्कान हो सलेशिया के हवाले से। तो हेपरसल्फ जो है ये पीले रंग में जब आएगी तो आप हेपरसल्फ 30 में इस्तेमाल करेंगे। पीले रंग में मिकदार नॉर्मल हो या ज़्यादा ये कोई बात नहीं। अब हेपरसल्फ के बाद जो अगली मेडिसिन है कि इसकी रंग भी क्लियर हो गया, मिकदार भी और बलगम भी। अब इसके बाद इसका जायका। कभी कभार मरीज आपको कहता है कि जी मेरी बलगम का जायका ये है। अगर बलगम का जायका नमकीन है तो इसके लिए आपको आप जानते होंगे नेट्रम सल्फ जो है वो क्या चीज़ है, वो यही नमक है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। नेट्रम प्योर अगर बलगम जो है पीले रंग में है नमकीन है तो उसको हम नेट्रम प्योर यूज़ करेंगे। पोटेंसी आपने खुद इंतखाब करना है कि उसकी एज कितनी है, उसका वजन कितना है और कितनी देर से उसको ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, अगर बलगम उसकी जो है वो खट्टे कलर में आ रही है, सोलर आ रही है
म्यूकस आ रहा है लेकिन उसकी खट्टे में आ रही है। तो खट्टा आप जानते होंगे एक बड़ी मेडिसिन हमारी होम्योपैथी की कलकेरिया कारक। पसीने से खट्टी बदबू आए, पखाने से आए, पेशाब से आए, सांस से आए या उसकी बलगम से आए, तो चाहे वो मर्द है या औरत या उसकी जराबों से खट्टी स्मेल आए, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है? कलकेरिया कारक। अगर वेट ज़्यादा है तो 200 में यूज कर लें, अगर वेट कम है तो फिर 30 में इस्तेमाल कर लें। खट्टा अगर म्यूकस का बलगम का जायका है तो हम वहाँ पे कलकेरिया कारक को इस्तेमाल करेंगे। अगर उसका जायका वो कहता है जी मीठा है, तो मीठा जो है ये ग्रेपवाइट्स के अंदर और एनाकार्डियम के अंदर है। एनाकार्डियम का मरीज ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने को पसंद करता है और ग्रेपवाइट्स भी जो है वो भी ज़्यादा चीज़ें खानी पसंद करता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्किन के प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला होते हैं उनको लाजमन कफ का भी मसला शुरू हो जाता है। वो स्किन के मामला जब उसको प्रेस किए जाते हैं, स्ट्रेस किए जाते हैं, उसकी बॉडी के अंदर दबा दिया जाता है उस पॉइजन को जो बाहर निकलना चाहता है, तो उस बाहर निकलने वाले पॉइजन को जब हम अंदर लुटाएंगे तो उसका असर या तो हार्ट पे चला जाएगा या ब्रेन पे जाएगा या लंग्स पे चला जाएगा। अगर ब्रेन पे आता है तो उसके साथ या तो उसको साइकोसिस का प्रॉब्लम आएगा, वो साइकी के प्रॉब्लम में चला जाएगा, या उसके लंग्स के अंदर जाएगा तो फिर वो बदल कर लंग्स की पॉइजन जो बॉडी के अंदर धकेल दी गई है वो या तो टीबी डिक्लेयर होगी या फिर उसके साथ उसको खांसी होना शुरू हो जाएगी। और बाद औक़ात मरीज रात को खांसी करते करते थक जाता है, उठकर बैठ जाता है, तो उसके लिए आप दौरे की सूरत में अगर खांसी है तो एक दवाई के ऊपर मेटालिकम, जिसको तांबा हम अपनी जुबान में बोलते हैं, क्यूप्रोमेट, ये जब खांसी कर करके पसलियां दर्द करना शुरू कर दे, ये पेट के मसल तनाव के अंदर आ जाएं, मरीज को मजबूर कर दे खांसी बैठने पर, तो फिर उसको हम क्यूप्रम मेटालिकम यूज करेंगे। अब नंबर 4 था कार्डियल कफ, जो है दिल की खांसी। अक्सर यहाँ पे आके एलोपैथी भी और होम्योपैथी भी इस तरफ हो जाते हैं कि हम यहाँ कफ का इलाज करें या हार्ट का इलाज करें, लेकिन आपको जो अल्लाह ताला ने पैथी दी है वो ये दोनों चीज़ों को एक ही बारगी के अंदर ट्रीटमेंट करता है। वो कैसे करेगा कि आप देख रहे हैं कि मरीज जो है उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, या उसने स्टंट डलवाए हुए हैं, या उसका बीपी तेज़ हो रहा है, शुगर का मरीज है, तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? अब इस मकसद के लिए जो है सबसे अच्छी मेडिसिन लारोसिरासिस। डॉक्टर शाह मुझे सब तशरीफ ला चुके हैं, यकीनन वो जानते होंगे। लारोसिरासिस ये मेडिसिन जो आपका पेशेंट हार्ट का भी है, अस्थमे का है या टीबी का है या उसको कफ आ रही है, खांसी का मरीज है, क्योर नहीं होता आम मेडिसिन से, तो ये लारोसिरासिस मेडिसिन 30 ताकत में पर डे अगर आप उसको देंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द क्योर होगा। लेकिन अगर जो कार्डियल पेशेंट है वो कह रहा है कि जी मेरे लंग्स के अंदर दर्द भी होती है, स्वेलिंग भी हो गई है और घबराहट की वो कैफियत के अंदर जाता है, जब घबराहट आएगी उसका ठंडा पसीना अगर उसको आता है तो फिर आप उसको कार्बोवेन इस्तेमाल करवाएं। ठंडा पसीना जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ पे कार्बोवेन, जहाँ पे सांस रुकती है, मरीज चाहता है कि मैं अपने कमरे से बाहर चला जाऊँ, मेरी खिड़की खोल दी जाए, तो मरीज के बटन खोलता है या अपने सर का कपड़ा उतारता है हार्ट का पेशेंट। इसका मतलब यह है कि उसके हार्ट को और लंग्स को ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी नहीं हो रही। और ये कार्बोवेन है क्या चीज़? लकड़ी का कोल है। ये लकड़ी का कोल, आपने देखा हो कि अक्सर गिट्टी लगा के सोते हैं तो सुबह दम डेथ हो जाता है। क्यों? कि वहाँ पे इसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रन अप नहीं होता, जिसकी वजह से वो फिर मौत के लुकमा बन जाता है। हाँ, दूसरी इसके लिए मेडिसिन है कि अगर मरीज घबराहट महसूस करता है, खिड़कियाँ भी खोल दी, हर चीज़ पूरी कर दी, फिर भी वो सही सेहतमंद नहीं हो रहा, फिर भी कोई ना कोई अपनी डिमांड कर रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन है नाजा। नाजा आप जानते हो कि क्या चीज़ है? ये फिनियर सांप है। तो जिस तरह फिनियर सांप पे कोई एतमाद नहीं, हार्ट के मरीज का भी कोई एतमाद नहीं कि कब ये एक्सपायर हो जाए। तो अगर वो अपनी घबराहट महसूस करता है, ठंडा पसीना आता है, सांस रुकती है, कभी लेटता है कभी बैठता है और साथ उसको खांसी भी होती है, तो उसकी खांसी की तरफ न जाए, क्योंकि पैराकार्डियल जो है उसके स्टमक के ऊपर, लंग्स के ऊपर जो
पर्दा है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गई है, लंग्स ने उसको प्रेस करके हार्ट के साथ लगा दिया, अब हार्ट पंप कर रहा है लेकिन वो पंपन के अंदर वो डायफ्राम पर्दा जो वो रुकावट बन रहा है। अब उस रुकावट जो है पर्दे की सोजश के लिए सबसे पहली जो मेडिसिन आपके पास है वो नाजा है। जब आप इसको इस्तेमाल करें तो उसकी खांसी भी क्योर होगी इंशाल्लाह, और उसका हार्ट का मसला भी क्लियर हो जाएगा। बच्चों के अंदर वोमिटिंग कब बड़ी होती है? काली खांसी हम जिसको कहते हैं, काली खांसी अक्सर बच्चों में होती है और इसके होने की वजह और सबब क्या है? खसरा, जिसको पंजाबी में तसरा माइयाँ बोलती हैं। खसरा जो है जब ये निकलता है तो उसके साथ ही उसके जिस्म पर सुर्खी आ जाती है, आंखों के अंदर भी सुर्खी आती है, चेहरे पर भी सुर्खी आती है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, बुखार हो जाता है, बच्चा खाने पीने से इनकार कर देता है, खौफ उस पर तारी हो जाता है, वो माँ से भी खौफ खाता है जब उसको खसरा होता है। ये सारी कैफियतें खसरा की हैं। इस खसरे के अंदर जो खांसी होती है वो वूपिंग कफ है, काली खांसी है बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर बहुत कम होता है। तो इस खांसी के अंदर भी हमने देखना है कि बच्चा हमारा किस तरह जा रहा है। अगर वो ये सारी चीज़ें लेने के बाद जिद्दी है, मानता नहीं किसी बात को भी, चिड़चिड़ा है, बदमिजाज है, गुस्से वाला है, चीज़ लेता है नीचे फेंक देता है, डिमांड पूरी होने के बावजूद भी नहीं मानता, तो उसका मतलब ये कैमोमिला की डिमांड कर रही है इसकी बॉडी। जब कैमोमिला देंगे तो उसकी जो वाइटल फोर्स पावर है उसकी डिमांड पूरी होगी, तो वो खसरे को भी कंट्रोल करेगा, वूपिंग कफ को भी कंट्रोल करेगा, जब उसका मिजाज उसके मुताबिक ठीक हो जाएगा। आगे एक बड़ी मेडिसिन है खसरे के अंदर जो इस्तेमाल होती है वो साइन। अगर ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं तो यकीनन मेरा भी और आपका ख्याल जाएगा ये तो सारी अलामतें बेलाडोना की, ये सारी अलामतें बेलाडोना ये सारी चीज़ें, लेकिन साइना कब कब दे रहे हैं? साइना हम उस वक्त देंगे जब बच्चा बार बार अपनी को नाक के अंदर ठोंकता है या नींद की हालत में अपने नाक की नोज को पकड़ के हिलाता है, उल्टे पेट सोता है या कभी कभार चारपाई में पेशाब भी कर देता है। अगर खसरे की हालत में ये कैफियत है तो फिर उसमें हम साइना इस्तेमाल करवाएं। साइना उसके लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल होगी। आगे जहाँ हमारे दोस्त तशरीफ फरमाए डॉक्टर साहब भी खांसी कर रहे हैं तो बेहतर है कि इनकी खांसी का भी जिक्र हो जाए, क्योंकि जब इनके लंग्स के अंदर हवा जाती है तो इनकी ब्रेंकियल वेनों के अंदर इतनी पावर नहीं कि वो उसको बाहर करें। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा स्मोकर, चाय पीने वाले, ड्रिंकर लोग, होटलों के ज़्यादा खाने वाले लोग जो हैं वो ब्रोंकाइटिस का शिकार हो जाते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या है कि जब एयर लंग्स के अंदर जाती है तो छोटी छोटी बारीक वेनें, जिस तरह की बारीक धागा होता है, बारीक तार होती है तांबे की, इस तरह की छोटी छोटी वेनें, और कुदरत ने उनके अंदर ये पावर रखी है कि बाहर से हवा को लेती हैं, उसको ऑक्सीजन देकर वापस लौटाती हैं। जब वो वापस लौटता है तो उसके साथ ही इंसान का टेम्परेचर भी मेंटेन होना शुरू हो जाता है। और जब ब्रेंकियल का मसला आता है, ब्रोंकाइटिस पैदा होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो उनके अंदर पावर है वो कम हो गई, वो वीक हो गई है, उनके अंदर सोजश पैदा हो गई है। अब सांस गई है अंदर लेकिन फेफड़े उसको बाहर निकाल नहीं सकते। जस्ट जहाँ पे उसने 5 सांस लेने होते हैं वहाँ पे वो 4 लेता है, और एक सांस का जो ज़्यादा प्रेशर उसके लंग्स पे आ रहा है उसने उसको कंट्रोल करना है। जब वो कंट्रोल करेगा तो वो कफ करेगा, खांसी करेगा, तो अपने फेफड़ों को आज़ाद करेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे कि ब्रोंकाइटिस के लिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए? मेडिसिन ये सारी ब्रोंकाइटिस पर इस्तेमाल होती है, लेकिन जब हम इसके ख़ास वक्त को, इसकी रंगत को, इसकी मिकदार को, इसकी टनोर और इसकी एज फैक्टर को मद्देनजर रखेंगे तो फिर हमें इनमें से किसी ना किसी एक पर कुल्ली डालना होगी कि हमारे मरीज की ये डिमांड है, इसको ये दिया जाना चाहिए। अब ब्रोंकाइटिस जो है इसके लिए अगर सीने के अंदर फैलाव है कि सांस चला गया, सीना फूल गया है, वो आज़ादी के साथ सांस नहीं ले सकता, तो इसके लिए मेडिसिन है स्टॉनम। जब फेफड़े फूले, हवा बाहर ना निकाले, मरीज तंगी के साथ सांस को बाहर लेके खांसी करे तो उसके लिए स्टानम है। और यहाँ पे एक दवाई है सनीगा, यकीनन मेरे दोस्तों ने पढ़ी होगी सनीगा। ये क्या चीज़ है सनीगा, पता है किसी दोस्त को?
ये सलीका जो समंदर के अंदर मछली पाई जाती है कि जो उल्टे पानी में चलती है, जब वो ऊपर चलती है तो किस बेस पे चलती है? अपने फेफड़ों की बुनियाद पे चलती है कि उसकी ताकत और पावर के साथ वो चलती है। जब मरीज बहुत ज्यादा थक जाए, बूढ़ा हो जाए, मेडिसिन खा खा के उसके लंग्स वर्क ना कर रहे हों, तो मुंह के अंदर भी झाग ज्यादा आनी शुरू हो जाए, बलगम पीले रंग की आनी शुरू हो जाए और सांस रुकनी शुरू हो जाए, तो उस दोस्त को आप सलीका इस्तेमाल करवाएंगे तो बहुत ही उसके अंदर फायदा होगा। अब बलगम अगर सबज रंग की है, सख्त है, लेसदार है, तो यहां पे आपको मेडिसिन इस्तेमाल करनी कौन सी है? एक तो काली कारब है और दूसरी काली बाई है। अगर लेसदार सबज रंग की है, जिसको मरीज थूकते है अपने मुंह से लेकिन बाहर थूक नहीं सकता, उसके लब के साथ लग जाती है, लेसदार है, बड़ी मुश्किल से वो निकालता है। माइयां अक्सर कहते हैं खंग खंग के रात पुत्र लग गई, लेकिन रात नहीं गुजरी तो खांसी भी नहीं गुजरी। बलगम थोड़ी जी निकली तो एनी जी निकली कि ए लाल जी या सबज रंग नहीं होती। ऐसे मरीज मुंह या मरीज को काली बाई 30 तक इस्तेमाल करो। दूसरे नंबर पे हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस मेडिसिन जो है, जी सर, सिनेमा में अगर खांसी करने के बाद ना बंदा थक के छींक मारे, उसकी खलासी हो जाए, फिर भी ठीक है इस्तेमाल होगी। एंड जो है ना, टोटल जो लंग्स का मामला है, कफ का मामला है, इसमें अगर दी एंड पेशेंट क्या भी कर देता है, चीख मार के खांसी को खत्म करता है, तो उसका मतलब ये है कि ये सलीका का मरीज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। काली कारक, काली कारक मेडिसिन जो है उसके अंदर बलगम तो है सबज रंग की, लेकिन उसके अंदर ये चीड़ापन नहीं, लेसदार नहीं है। आसानी के साथ थूकेंगे तो वो बलगम बाहर निकल आएगी। रंग कोई भी अगर आसानी से बाहर निकलती है तो काली कारक आप उसको मेडिसिन इस्तेमाल करें। डॉक्टर आसिफ साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। पिछले साल गालबन यही मौसम का आगाज होने वाला था, इनका एक रिलेटिव था या पुराना एक इनका पेशेंट था, उसने इन्हें हिस्ट्री दी आगे कि मेरे फेफड़ों के अंदर पथरी पैदा हो गई। हैरान हो जाता आदमी कि यार, इससे पहले गाल ब्लैडर के अंदर तो स्टोन होता है, किडनी के अंदर तो स्टोन होता है, यूरिन ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है, लेकिन फेफड़ों के अंदर किस तरह स्टोन पैदा हो सकती है? वहां तो ना कोई लिक्विड जाता है ना कोई आता है बाहर, तो वहां पे कैसे हो गई? अब उसके लिए जब इन्होंने मेरे साथ रब्ता की, इनकी अपनी भी स्टडी थी, मैंने भी 2-4 दिन स्टडी करने के बाद इन्हें कहा कि कैलकेरिया कारक आप इस्तेमाल करें। डॉक्टर काशी राम ने एक छोटी सी किताब लिखी है, उसके अंदर ये बात दर्ज की है कि अगर फेफड़ों के अंदर पथरी पैदा हो जाती है जो क्रीमी कलर की हो, छोटे छोटे उसके साइज हो, नकीले हों या गोल हो, कोई भी है, अगर मरीज उसको बाहर निकालता है तो आप उसको कैलकेरिया कारक देंगे तो बहुत ही जल्द पथरी जो है वो खत्म हो जाएगी उसकी और आइंदा से बढ़ने की भी नहीं। तो ये था मुख्तसर सबक जो मैंने आपके सामने रखा।